हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम कंटिन्यू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल 2026 के मेंस पेपर की प्रैक्टिस सीरीज। इस प्रैक्टिस सीरीज के प्रत्येक सेट पेपर में आपके 80 क्वेश्चंस को कंडक्ट किया गया है। इसके अंतर्गत हमने डाटा इंटरप्रिटेशन के 10 क्वेश्चन और हिंदी के 10 क्वेश्चन को छोड़कर सभी के सब 80 क्वेश्चंस को यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब आप वीडियो को देखते हैं और 80 क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमने इतने अटेम्प्ट यहाँ पर किए हैं। और आपसे चलते चलते एक इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे होमगार्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप सभी को पता है कि जैसे होमगार्ड का एग्ज़ाम 3 दिन कंडक्ट कराया जाना है, जिसमें आपका 25, 26 और 27 है। अब 25, 26, 27 में जो आपके अप्रैल में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, उसमें से 25 वाले बच्चे पहुंच चुके होंगे। 26, 27 वाले बच्चे अगर यूपी स्पेशल देखना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल पर ऑलरेडी 1000 क्वेश्चन सीरीज अवेलेबल है। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स अवेलेबल है, जिसमें 2025 प्लस 26 दोनों को ही कवर अच्छे से किया गया है। तो चलिए चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1978, जी.के. राव समिति 1985, एल.एम. सिंघवी समिति 1986 या फिर इनमें से कोई नहीं। ध्यान से समझिएगा, ये 4 जो आपकी समितियां दे रखी हैं बेहद महत्वपूर्ण है। कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, अशोक मेहता समिति। क्योंकि अशोक मेहता समिति का गठन आपके 1977 में हुआ था, ना कि 1978 ईस्वी में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जबकि बलवंत राय मेहता समिति 1957, जी.के. राव समिति 1985, एल.एम. सिंघवी समिति 1986, ये तीनों आपकी सम्मिलित हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सम्मिलित नहीं है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। स्थानीय शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल, ब्लॉक प्रमुख या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखिएगा। जो आपकी स्थानीय शिक्षा समिति होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रधान। जो आपका मुखिया होता है, सरपंच होता है गाँव का, वही आपके स्थानीय शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन गांव के खेतों का सर्वेक्षण करता है? लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख, मेयर या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन गांव के खेतों का सर्वेक्षण करता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, लेखपाल। जिसका आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वही आपके गाँव का सर्वेक्षण करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेखपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, निजी संस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि जिस पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि उसकी नियुक्ति किसके द्वारा आपकी की जाती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, राज्य सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार आपसे क्या करवा रही है? यूपी SSSC का एग्ज़ाम दिलवा रही है, जिससे कि आपकी योग्यता कितनी है? 12th क्लास की योग्यता है, जिसके साथ साथ आपका 12th पास होना चाहिए। ग्रुप सी के अंतर्गत ये पोस्ट आपकी आती है। बेहद सम्मानजनक पोस्ट है विलेज लेवल पे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। गांव का जितना भी सर्वेक्षण होता है, एग्रीकल्चर का वर्क होता है, उसका रिकॉर्ड जो होता है, भूमि का रिकॉर्ड होता है, सब उसके पास किसके पास होगा? आपका लेखपाल जिम्मेदार होता है। तो इसलिए ईमानदारी से कहें तो बहुत अच्छी पोस्ट है आपकी ये गांव लेवल पे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, राज्य सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल और विधानसभा के मध्य एक सेतु का कार्य करता है? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष, सेक्रेटरी या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है आपका। यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल और विधानसभा के मध्य
एक सेतु का कार्य करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 मुख्यमंत्री। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री आपका वास्तविक संचालक होता है एक स्टेट का, जबकि संवैधानिक प्रमुख होता है आपका राज्यपाल। जितने भी आपकी मंत्रिमंडल के वर्क होते हैं वो रिपोर्ट करता है किसको? राज्यपाल को रिपोर्ट करता है आपका मुख्यमंत्री। इसलिए हम कहते हैं कि विधानसभा के मध्य आपका एक सेतु का कार्य करता है मुख्यमंत्री। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की यूनिट क्या है? बीघा, हेक्टेयर, एकड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन और ऐड होना चाहिए था, इसमें बाई मिस्टेक ऐड नहीं है, वो आप कर लीजिएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की यूनिट क्या है, तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर 5 इसमें ऐड कर लीजिए सभी। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 5 ही इसका आंसर होगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि आपका बीघा भी क्षेत्रफल की यूनिट होती है, हेक्टेयर यूनिट होती है, एकड़ भी यूनिट होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 5। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत आम नागरिक अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका जा सकता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 243 या फिर इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत आम नागरिक अपने अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए, यानी जो उसे अधिकार मिले हैं उनकी सुरक्षा के लिए न्यायपालिका जा सकता है। तो वो कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल होगा ऑप्शन नंबर 1 आपका 32, क्योंकि यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार दे रखा है। और ये किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो डायरेक्ट कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट आपका जा सकता है। इसी तरह से आर्टिकल नंबर 226 जो होता है वो आपके हाई कोर्ट के लिए होता है कि कोई व्यक्ति अगर हाई कोर्ट जाना चाहता है मूल अधिकारों के उल्लंघन पर तो वो आपका हाई कोर्ट भी जा सकता है। जबकि जो अदर ऑप्शंस दे रखे हैं उनको भी देख लीजिए। अनुच्छेद नंबर जो 40 दे रखा है वो पंचायत के गठन से है। किससे है? ये आपके पंचायत के गठन से दे रखा है। जबकि 78 आपके प्रधानमंत्री से दे रखा है कि प्रधानमंत्री के कार्य आप पे क्या क्या होते हैं। ये चीज़ें भी आपको याद करनी है। वहीं अगर हम बात करें अनुच्छेद 243 की, तो ये आपके लोकल गवर्नमेंट से संबंधित है, स्थानीय स्वशासन से आपका संबंधित है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अब हम बात करते हैं कि नियुक्ति करने के लिए इसकी योग्यता क्या क्या होती हैं, क्योंकि योग्यता से संबंधित कई बार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो मिनिमम सबसे पहले जो योग्यता है वो आपकी 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए। सेकंड योग्यता है कि आपकी भारतीय नागरिकता होनी चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये 2 इम्पोर्टेंट है इनके लिए योग्यता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। प्रस्तावना में कितने प्रकार के अधिकार दिए गए हैं? 4, 3, 5, 6 या इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपसे डायरेक्टली पूछा गया है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के आपके अधिकार दे रखे हैं। कई प्रकार से ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 3। 5 प्रकार के आपको स्वतंत्रता के अधिकार दे रखे हैं। यहाँ पर आप ऐड कर लीजिएगा कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार दे रखे हैं, अर्थात आपको फ्रीडम के अधिकार दे रखे हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4, 5, 7 या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि लोकसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। ध्यान रखना है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी आपकी उम्र होनी चाहिए मिनिमम। तो आपकी MP बनने के लिए आपकी मिनिमम 25 ईयर्स की एज होनी चाहिए।
लेकिन अगर आप MP इन राज्यसभा बनते हैं तो आपकी मिनिमम एज 30 ईयर्स की होनी चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका 2। निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक नहीं है? औरंगजेब, बाबर, अकबर, बलबन या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मुगल शासक आपका कौन नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, बलबन आपका मुगल शासक आपका नहीं है, क्योंकि ये दिल्ली डायनेस्टी से मतलब रखता है, यानी जो दिल्ली सल्तनत आपकी आई थी उससे आपका संबंधित है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन है ये आपका बलबन का। जबकि अगर हम मुग़ल की बात करते हैं तो मुग़ल की जो स्थापना की गई थी मुग़ल साम्राज्य की इंडिया में, वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई है आपकी 26 अप्रैल 1526 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। किन के द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखना है, बाबर के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। कब से कब तक आपका मुग़ल शासक माना जाता है? तो 1526 से लेकर 1857 तक मुग़ल शासन माना जाता है। भारत में 1-2 साल बीच में आपके जो सूरी था वो आ गया था, लेकिन कंटिन्यूटी हम यही मानते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई है? जलियांवाला हत्याकांड घटना, बंगाल विभाजन, कांग्रेस की स्थापना, दिल्ली दरबार या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई है। तो हम यहाँ पर आपको क्या देख लेंगे, पहले ईयर देख लेते हैं कि कौन सी घटना कब घटित हुई है। जलियांवाला हत्याकांड की घटना आपकी घटित हुई है आपकी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, जबकि बंगाल विभाजन हुआ है 1905 में। कांग्रेस की स्थापना हुई है 1885 ईस्वी में, और दिल्ली दरबार की घटना घटित हुई थी आपकी 1911 ईस्वी में। तो इसका मतलब है जो सबसे पहले घटना घटित हुई है वो है कांग्रेस की स्थापना। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के संस्थापक कई बार पूछे जाते हैं कि स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो H.O. हयूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। A.O. हयूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1885 ईस्वी में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। सती प्रथा किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था? कर्जन, डफरिन, रिपन, लिटिल या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर डायरेक्टली बोला जा रहा है कि सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि अगर हम सती प्रथा की बात करते हैं तो आपका एक व्यक्ति का नाम और लर्न करना चाहिए आप लोगों को, वो है आपके राजा राम मोहन रॉय। राम मोहन रॉय का नाम लर्न करना आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। ये आपके भारत के समाज सुधारक थे। इनकी हेल्प के द्वारा ही आपके एक व्यक्ति हैं जो कि गवर्नर जनरल थे उस समय के, वो हैं आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या नाम है इनका? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा इसको क्या कर दिया गया था? बैन लगा दिया गया था, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था 1829 ईस्वी में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1886, 1889, 1892 या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन अक्सर करके आते हैं। कांग्रेस की स्थापना कब की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। किन के द्वारा की गई थी? तो A.O. हयूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा स्लोगन किसने दिया है? देखिए ये स्लोगन आजकल काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। एक फेक न्यूज़ चलाई जा रही है कि ऐसा स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। अभी हाल ही में एक योगी जी जो उत्तर प्रदेश के CM हैं, उन्होंने ये स्लोगन दिया था आपके पश्चिमी बंगाल के दौरे पर, तो उसको AI की सहायता से चेंज करके लोगों ने कह दिया कि विवेकानंद जी के द्वारा दिया गया है। तो उनकी जो इमेज है धूमिल करने के लिए ऐसा कहा गया है, बट हमारा काम है सही से पढ़ना।
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का स्लोगन किसके द्वारा दिया गया है? तो सही आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ये नारा दिया गया था। इनके द्वारा एक और दिया गया था जिसमें कहा गया था जय हिंद, जो आपका आज के समय आर्मी के लिए सैल्यूट कहा जाता है या कोई भी व्यक्ति कहता है तो जय हिंद हम बोलते हैं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका 3। कालवेलिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, केरल या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको आरपीएससी यूपीपीसीएस में दोनों में पूछा गया है। तो कालवेलिया जो जनजाति होती है वो कौन से राज्य में निवास करती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये राजस्थान में आपके निवास करती है। राजस्थान के भी कौन से क्षेत्र में निवास करती है? तो ध्यान रखना है, राजस्थान के ये वेस्ट क्षेत्र में निवास करती है। कालवेलिया जनजाति किसके लिए जानी जाती है? तो ये आपके सपेरा की जनजाति होती है। सपेरा लोग होते हैं ये, और ये क्या करते हैं? सर्प को पकड़ने का काम करते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान। माउंट आबू चोटी किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, गुजरात या फिर इनमें से कोई नहीं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। माउंट आबू चोटी किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जिस राज्य में स्थित है उसका नाम है आपका राजस्थान। ये चीज़ें ध्यान रखनी हैं। कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी अरावली जो श्रेणी है उस पर ये आपकी स्थित है। दूसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है, ये एक धार्मिक स्थल है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। किनका धार्मिक स्थल है? तो ये आपके जैन धर्म का धार्मिक स्थल है। ये चीज़ आपको लर्न करना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कंचनजंगा जो चोटी है वो कौन से राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, सिक्किम राज्य की सबसे बड़ी चोटी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती? मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में आपके म्यांमार के एक नए राष्ट्रपति भी बने हैं, इस चक्कर में ये म्यांमार काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य की सीमा म्यांमार के साथ में नहीं लगती। यहाँ पर मैं रफली क्षेत्र बना लेता हूँ, देखिए थोड़ा सा बना लेते हैं। और यहाँ पर आपका क्या है, ये मान के चलिए कि नॉर्थ ईस्ट वाला भारत है और इसकी सीमा लगती है किससे? आपकी लग रही है सीमा म्यांमार से। तो अब देखते हैं हम कौन कौन से राज्य इसमें सम्मिलित होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। सबसे ऊपर होता है आपका आंध्र प्रदेश, उसके नीचे आता है आपका नागालैंड, नागालैंड के नीचे आता है आपका मणिपुर, और मणिपुर के नीचे आता है आपका मिजोरम। तो ये जो 4 राज्य हैं इनसे इनकी सीमा लगती है म्यांमार की। अब जो नहीं लगती है वो है ऑप्शन नंबर आपका 4, मेघालय की सीमा जो है म्यांमार देश से नहीं लगती। नाथुला दर्रा राज्य में स्थित है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। नाथुला दर्रा आपका स्थित है सिक्किम में। ये क्यों पूछा जाता है अक्सर? तो ये ध्यान रखिएगा, भारत और चाइना के मध्य आपका क्या प्रदान करता है? ये आपका एक बिजनेस रास्ता प्रदान करता है, वे प्रदान करता है बिजनेस के लिए। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से लोग बिजनेस करने के लिए भारत और इंडिया के बीच में रास्ता बनाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना या फिर इनमें से कोई नहीं। बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखिएगा। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपका गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो नारा दिया गया था वो 5th 5 ईयर प्लान में दिया गया था। कौन सा था? 5th
5 ईयर प्लान के अंतर्गत इसका नारा दिया गया था। इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1974 से लेकर 1978 तक आपका ये चला था। मात्र 4 ईयर से हुई थी। जनता सरकार जब बनी थी 1978 में, उसे 5 ईयर प्लान को बंद कर दिया गया था। जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी कब स्टार्ट हुई थी, तो 1951 से लेकर 56 तक इसका समय था। द्वितीय का था 1956 से लेकर आपका 1961। तृतीय का था आपका 1961 से लेकर 1966 और चतुर्थ का था आपका 1969 से लेकर 74। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर है 5। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लंबाई में रेलवे का विस्तार है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा प्लीज़। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे बोला गया है वो ये है कि 2025-26 के अंतर्गत भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रेलवे की लंबाई का विस्तार है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेलवे का विस्तार है, ध्यान रखना है। यूपी के बाद जो नंबर आता है वो है आपका महाराष्ट्र का। ये चीज़ें लर्न करनी है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है। 324, 329, 328, 342 या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है। देखिए जनगणना से संबंधित क्वेश्चन आपके हमेशा आएंगे ही आएंगे। और हाल ही में कई राज्यों में क्या हो गया है, जनगणना आपकी जो 2021 की जगह 2027 में होने वाली है, इस पर भी हम कंप्लीट सेशन लेकर आने वाले हैं जिससे कि आपकी चीज़ें हेल्प कर सकें। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का जनघनत्व कितना है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 329। ये चीज़ें आपको लर्न करनी ही करनी है। अब मान के चलते हैं कि जनघनत्व होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा। मान के चलिए इसकी रेडियस आपके कितने किलोमीटर की है, 1 किलोमीटर की रेडियस है। तो इसके चारों तरफ जो भी ये व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को क्या कहते हैं, जनघनत्व कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है। केरल, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम या इनमें से कोई नहीं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या साक्षरता दर किसकी है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केरल राज्य की सर्वाधिक साक्षरता दर है। लगभग यहाँ पे कितनी है, तो आपका 94% है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। लेकिन अगर आप ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं साक्षरता दर में, तो इंडिया की भी आपको लर्न कर लीजिएगा 73% है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका 1। कौन सा जिला यूरेनियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा जिला यूरेनियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ललितपुर को यूरेनियम के उत्पादन के लिए जानते हैं। जबकि जो झांसी है आपको वो किसके लिए जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपके जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनके लिए, प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखना है। जबकि बांदा जाना जाता है आपके डायमंड प्रोडक्शन के लिए। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में भारत की कौन सी रैंक है। 112, 116, 118, 120 या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के ऐड किए गए हैं वो हैं, उनको भी आपको ध्यान से देखना है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपके ऐड किए गए हैं वो 2026 से ही ऐड किए गए हैं, जो कि आपका अप्रैल मंथ के करंट अफेयर से उनको क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि जो आपकी हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत की कौन सी रैंक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो आपको ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, भारत की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 के अंतर्गत 118वीं रैंक प्राप्त की है भारत ने। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सिटी यूनियन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किस क्रिकेटर को बनाया गया है। MS धोनी, रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन या फिर इनमें से
कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए हैं जिससे कि आपके आंसर आप आइडेंटिफाई कर पाएँ। हाल ही में चर्चा का विषय भी बना हुआ था काफ़ी ज़्यादा कि आपके जो सिटी यूनियन बैंक है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, क्योंकि हाल ही में उन्होंने परफॉर्मेंस भी अच्छा किया है वर्ल्ड क्रिकेट के अंतर्गत। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आपके आना बनते ही बनते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपके सिटी यूनियन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 2, रविंद्र जडेजा। ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो IPL चल रहा है CSK से कौन सी टीम में ये ट्रेड किए गए हैं, तो राजस्थान रॉयल्स में किए गए हैं। उससे आपका ये IPL खेल रहे हैं, ये चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 2। एक सेकंड थोड़ा सा पीछे चलिए, क्वेश्चन पीछे रह गया है जो। अच्छा, यहाँ पर आप माफ़ कीजिएगा, थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2026 के अंतर्गत भारत की जो रैंक है वो 116 है। ये चीज़ आपको याद रख लेनी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में और बात कर लेते हैं, क्योंकि 2026 में भारत की रैंक 116 है, जबकि 2025 की जो रैंक थी वो 118 है। बाई मिस्टेक आपका थोड़ा सा गलत हो गया ये क्वेश्चन, थोड़ा सा देख लीजिएगा, मतलब पहले मैंने जो टिक लगवा दिया है। जारी करता क्या है इसका, तो थोड़ी डिटेल भी अब मेंशन कर लेते हैं अगर पीछे आए हैं तो। जारी करता है आपका UNSDSN के द्वारा जारी करता है। पहली रैंक प्राप्त की है वो है आपका फिनलैंड ने, दूसरी रैंक प्राप्त की है आइसलैंड ने, और तीसरी रैंक प्राप्त की है डेनमार्क ने। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है, जो पहले क्वेश्चंस मैंने करा दिया है, आप उस चीज़ को देख लीजिएगा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन को कर चुके हैं हम। अब ये है, चापचार कटु महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड या फिर इनमें से कोई नहीं। बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। देखिए, अभी हाल ही में जो आपका बिहार BPSC ने कुछ पेपर्स कराए थे, BPSC ने भी एक हाल ही में पेपर कराया है AEDO का, 2026 में ही हुए हैं। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चापकार कटु महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। वहाँ पे मैचिंग पूछी गई थी। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3, मिजोरम में इसे मनाया जाता है। किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका ये मिजो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। लोअर कौपिली जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, यहाँ पे लोअर कौपिली जल विद्युत परियोजना पूछी जा रही है कि ये कौन से राज्य में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये असम राज्य में आपकी स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि हाल ही में ये चर्चा में रही है। इसका उद्घाटन जो किया गया है वो मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन आपका किया गया है। अब इसमें जो कॉस्ट लगी है वो कितनी लगी है इसे बनाने के अंतर्गत, तो 2300 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है इसको बनाने में। कौन सी रिवर पर बनाया गया है, तो रिवर भी आपसे पूछी जा सकती है। तो रिवर का नाम तो ऑलरेडी कोपली रिवर है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, ध्यान रखना है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। 556 किलोमीटर की लेंथ है किसकी, कोपली नदी की। यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्षमता कितनी है इसकी, तो इसकी क्षमता है 120 मेगावाट एनर्जी को क्रिएट करने की। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1। विश्व आर्द्रता दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, 22 फरवरी, 22 मार्च, 22 अप्रैल या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है कि आपका विश्व आर्द्रता दिवस आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ हो जाएगा आपका 1, 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्रता दिवस मनाते हैं। जबकि अदर ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे 22 मार्च दे रखा है, तो यहाँ पे विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्या है, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। ये चीज़ें लर्न करनी है। दूसरा यहाँ पे आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, अभी निकल के ही गया है।
तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। 1 या 2 क्वेश्चन आपके आते हैं, और आपने देखा भी होगा कि पैट का एग्ज़ाम हुआ था या फिर जो यूपीपीसीएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीपीएससी के वाले में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि यूपी ट्रिपल एससी 2 यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपका पूछती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई या इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग आपसे पूछा कि कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है, तो स्कर्वी रोग होता है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें 5, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए अलग अलग जो विटामिन दे रखे, जैसे आपका विटामिन ए की कमी से होती है आपकी नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब है जो रतौंधी रोग होता है वो इसके कारण ही होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वहीं अगर हम विटामिन डी की बात करते हैं तो इसके कारण होता है आपका रिकेट्स रोग, जिसे हम हिंदी में सूखा रोग भी कहते हैं, बच्चों में होता है। विटामिन ई की कमी के कारण जो रोग होता है, और विटामिन डी की कमी, विटामिन ए की कमी के कारण होता है प्रजनन क्षमता में कमी। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है। महिला में अक्सर करके होता है प्रजनन क्षमताओं में कमी। वहीं विटामिन के की कमी के बात करें तो रक्त का जो थक्का होता है वो नहीं बनता। ये चीज़ें आपको याद करनी है। तो सही आंसर क्या है इस प्रकार? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5। निम्नलिखित में से आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है? देखिए यहाँ पे आवर्तकाल का मात्रक पूछा है, टाइम पीरियड का मात्रक पूछा है, तो सही क्या होगा? हर्ट्ज, सेकंड, वोल्ट, एम्पियर है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सेकंड। जो अदर ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए हर्ट्ज दे रखा है आपका फ्रिक्वेंसी का, फ्रिक्वेंसी को क्या बोलते हैं? आवृत्ति कहते हैं। वोल्ट दे रखा है आपके विभव का, पोटेंशियल का। वहीं एम्पियर दे रखा है आपके करंट का। तो इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? देखिए आपकी 2 प्रकार की राशियां होती हैं, उनमें से पूछा गया है कौन सी राशि आपकी सदिश है। पहले यहाँ पे हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। 2 प्रकार की राशियां होती हैं, एक तो होती है आपकी सदिश राशि और दूसरी होती है आपकी अदिश राशि। कोई भी राशि आपकी है तो इसमें सिर्फ आपको परिमाण चाहिए, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसके अंतर्गत आपके परिमाण के साथ साथ आपको चाहिए दिशा। तो ऐसी क्वांटिटी या ऐसी राशि जिसमें आपके परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है सदिश राशि कहलाती है। ऐसी राशि जिसमें आपका परिमाण होता है सिर्फ और सिर्फ अदिश राशि कहलाती है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सी राशि सदिश है। क्षेत्रफल, दूरी, द्रव्यमान, वेग या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 वेग, क्योंकि जो वेग है आपका उसमें आपकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए, जबकि ये क्या है? अदिश राशि। क्षेत्रफल है, दूरी, द्रव्यमान। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नाइट्रोजन या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आप चेंज कर लीजिएगा, आर्गन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए आंसर पहले हम दे देते हैं इसका। कौन सी गैस है जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रोजन। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से इसकी वायुमंडल की, कौन कौन सी गैस कितनी पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो कौन सी गैस होती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो वो है आपकी नाइट्रोजन, 78%। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम दूसरी सर्वाधिक की बात करें तो वो होती है आपकी 20.953%, वो होती है आपकी O2 ऑक्सीजन। इसके बाद जो आती है सबसे ज़्यादा वो है आर्गन, 0.93% आर्गन होती है। उसके चौथे नंबर पे आती है कार्बन डाइऑक्साइड, 0.032%, ये होती है CO2। तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे आंसर हमें मिल जाता है कि ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा, नाइट्रोजन गैस। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में स्थित है? ओखला पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, पार्वती अर्गा पक्षी विहार या फिर इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 ओखला पक्षी विहार आपका गौतम बुद्ध नगर में आपका स्थित है। ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर की जो आपका हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, ये नोएडा में है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में हमारे देश में पहली बार निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक विशेष तितली को राज्य तितली का रूप में घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में पहली बार एक राज्य ने एक तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया है, वो कौन सा राज्य है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान, राष्ट्रीय पशु उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम तितली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपके ऑप्शन नंबर 1 बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान। कहाँ पर है ये, तो ध्यान रखना है ये आपके कर्नाटक राज्य में आपका स्थित है, जो कि भारत का पहला इस प्रकार का जैविक उद्यान है जिसमें आपके तितलियों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। 24 जुलाई, 20 जुलाई, 29 जुलाई, 25 जुलाई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस की हम बात करते हैं कब मनाया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आपका 29 जुलाई को। अब हम बात करते हैं टाइगर प्रोजेक्ट की, क्योंकि यहाँ से टाइगर प्रोजेक्ट के क्वेश्चन आपके कई बार पूछे जाते हैं कि टाइगर प्रोजेक्ट आपका कब शुरू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था, जिसका काम था टाइगर का संरक्षण प्रदान करना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आ ही गया उसका 1973, 1970, 1981, 1984 या इनमें से कोई नहीं। तो टाइगर प्रोजेक्ट आपका प्रारंभ किया गया था 1973 में। एम स्ट्रिप्स शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है। वन्य प्राणी जात का वृद्धि प्रजनन, बाघ अभ्यारण्य का देखरेख करना, स्वदेशी उपग्रह प्रणाली, राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे एम स्ट्रिप्स शब्द कभी कभी समाचारों में हमें सुनाई देता है, इसका किससे संदर्भ है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 बाघ अभ्यारण्य का देखरेख करना। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। 1992, 1993, 1973, 1972, 1998 इनमें से कोई नहीं। तो हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई है क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1992। चिनार वन्यजीव विहार स्थित है जम्मू कश्मीर, केरल, सिक्किम, तमिलनाडु या फिर इनमें से कोई नहीं। अब ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि चिनार जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर आपका स्थित है। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर आपका 2 आपका चिनार वन्यजीव विहार आपका स्थित है केरल में। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है क्यू, पेरिस, टोक्यो, हावड़ा इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 क्यू शहर में ये आपका स्थित है। अब ये क्यू शहर है वो आपका कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखना है ये आपका इंग्लैंड में स्थित है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। जिराफ, ऊंट, कंगारू, कंगारू चूहा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा ऐसा जानवर है जो बिना पानी पिए लंबी अवधि तक सबसे ज़्यादा जीवित रह सकता है। तो वो है ऑप्शन नंबर 4 कंगारू चूहा। अब बात करते हैं कि ये कंगारू चूहा कहाँ पर मिलता है। तो आपको वैसे ही नाम से पता चल रहा है, अगर आप क्रिकेट थोड़ा बहुत भी देखते हैं तो कंगारू बेसिकली पाए जाते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया में। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 4। एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल की सामग्री प्रदर्शित होती है टाइटल बार में, फॉर्मूला बार में, स्टेटस बार में, नाम बॉक्स में या फिर इनमें से कोई नहीं। अब ये जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं वो हैं कंप्यूटर से, क्योंकि कंप्यूटर आप सभी को पता है कि 15 नंबर का कंप्यूटर आपका आना ही आना है और कंपलसरी है।
तो अब यहाँ पे जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है उनको आप ध्यान से समझिएगा, इनके आंसर आपको ही देने हैं। वर्कशीट एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल जिसे हम एक्टिव सेल कहते हैं की सामग्री कहाँ प्रदर्शित होती है? टाइटल बार में, फॉर्मूला बार में, स्टेटस बार में, नाम बॉक्स में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, स्टेटस बार में हमें एक्सेल वर्कशीट की सक्रिय सेल की सामग्री प्रदर्शित आपकी होती है। एक्सेल की एक रो में इंसर्शन पॉइंट को पहले सेल से मूव करने के लिए किस कुंजी को प्रेस करना होता है? पेज अप, पेज डाउन, टैब, होम, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे एक्सेल है, एक रो इंसर्ट करनी है, पॉइंट जो आपको दिखता है एक सेल से हमें दूसरी सेल में मूवमेंट कराना है, तो हम कौन सी कुंजी को प्रेस करते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टैब कुंजी को हम यहाँ पर प्रेस करते हैं। एक्सेल शीट में फंक्शन लाइब्रेरी का सही स्थान क्या है? फॉर्मूला फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन, फॉर्मूलाज फंक्शन, व्यू फंक्शन, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे एक्सेल शीट है और फंक्शन लाइब्रेरी का सही स्थान क्या है क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन इस बार आएंगे ही आएंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंप्यूटर से हमेशा 15 नंबर का यूपीएससी दे रही है। अगर आपने 2025 का एग्ज़ाम कोई भी दिया है और जिसमें आपने ढूंढा है कि कंप्यूटर के किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, तो आप वहां जानेंगे कि आपको वहां पे कितनी डिटेल में सभी चीज़ों को पढ़कर ही आप आंसर वहां पे दे पाएंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में डायरेक्टली ये पूछा जा रहा है कि आपका एक्सेल शीट में फंक्शन लाइब्रेरी का सही स्थान आपका क्या होगा। फंक्शन लाइब्रेरी से संबंधित क्वेश्चन है, उनको आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन लाइब्रेरी होती क्या है और ये कहाँ से क्या वर्क आपका करती है। तो सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप चेक कर लीजिएगा एक बार। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर आपका 3, फॉर्मूलाज और फंक्शन। देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले 2 आप जो क्वेश्चन कराएं थोड़ा सा उनके आंसर एक बार फिर से रीचेक कर लीजिएगा, शायद उनमें गलत टिक हो गए हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन था एक्सेल की एक रो से इंसर्शन कराने के लिए फॉर्मूला जो सही आंसर होना चाहिए था वो है ऑप्शन नंबर 4, होम टैब होगा, ना कि आपका टैब। सॉरी, ध्यान रखना है इस चीज़ का। एक क्वेश्चन और था आपका, एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल की सामग्री प्रदर्शित होती है, तो वो होती है आपके फॉर्मूला बार में। ये चीज़ आपको चेक कर लेनी है, दोनों क्वेश्चन के ही आंसर आप रीचेक कर लीजिएगा एक बार। कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित होती है? एमएस एक्सेल, एडोब रीडर, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो वर्कबुक का नाम जो आता है आमतौर पर वो किससे संबंधित होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एमएस एक्सेल से। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन नेम क्या है? .doc, .xls, .ppt, .shtts, या फिर इनमें से कोई नहीं। एक्सटेंशन नेम अक्सर करके आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। हमेशा एक्सटेंशन नेम से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे, तो आपको हर एक प्रत्येक फाइल का एक्सटेंशन नेम आपको लर्न रहना कंपलसरी है। एक्सेल स्प्रेडशीट का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो है ऑप्शन नंबर 2, .xlx। इससे आप पता चलता है कि ये आपकी एक्सेल की फाइल है। वहीं DOC लिखा होता है वो आपके डॉक्यूमेंट की फाइल होती है, अर्थात आपके वर्ड पैड की फाइल होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं .pptx है तो ये आपके पावर पॉइंट की होती है। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसे आप एक्सेल डाटा इंटर करते हैं उसे क्या कहते हैं? टैब, रेंज, बॉक्स, सेल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप सभी को पता है कि जो आपका वर्कशीट होती है उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, जिसमें एक्सेल डाटा आपका एंटर किया जाता है, उसे बोलते हैं हम सेल। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब ये सेल क्या है देखिए, मान के चलिए कि ये कोई आपकी वर्कशीट है जिसमें रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है और आप जो वर्क कर रहे हैं वो इसमें कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एक्टिव सेल। क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल कहते हैं, और यही आपकी बेसिक यूनिट होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट हेडर होता है यूज़र नेम, सीट नेम, डेट एंड टाइम, वर्क स्पेस नेम, या फिर इनमें से
कोई नहीं। अब जब इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं उनको याद करना, उनकी बार बार प्रैक्टिस करना कि इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे बोला गया है क्या है, वर्कशीट का जो डिफ़ॉल्ट हेडर होता है उसे हम क्या कहते हैं। अब डिफ़ॉल्ट हेडर के जब भी क्वेश्चन आएंगे आप एक बार इनको याद कर लेंगे। चीज़ें आपसे ईजिली पूछी जाती हैं, जब चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं तो हमारे लिए वो टफ हो जाती हैं। कमांड से क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट हेडर पूछा गया है डायरेक्टली, ये है आपका हेडर शीट है आपकी। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर आपका 2, सीट नेम। सीट 1, सीट 2, सीट 3 इस तरह से आपकी डिफ़ॉल्ट आती जाती हैं। निम्नलिखित में से किस एक चार्ट को प्रदर्शन का हिस्सा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। एडिट चार्ट, स्मार्ट चार्ट, इंसर्ट चार्ट, पब्लिश चार्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए जो आपकी डिफ़ॉल्ट चार्टेड होती हैं उनसे क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्या बोला गया है, देखो ध्यान से देखना। यहाँ पे निम्नलिखित में से एक चार्ट को प्रदर्शन का हिस्सा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। एडिट चार्ट का, स्मार्ट चार्ट का, इंसर्ट चार्ट का, पब्लिश चार्ट का। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 3, इंसर्ट चार्ट का। जब इस चार्ट रखा जाए तो यह काफ़ी बड़ा होता है और उस पर कोई डेटा नहीं होता। चार्ज शीट, एक्सक्लूसिव शीट, प्राइमरी शीट, रेफरेंस शीट या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्या पूछा गया, देखो एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ मैं। जब इस चार्ट को रखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा होता है और उसे कोई डाटा नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, उसे हम प्राइमरी शीट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिक नहीं है। लॉगिन, मॉडेम, पिनाका, पासवर्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कुल मिला के क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्रभावित नहीं करता है, सूचना प्रौद्योगिकी को नहीं करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पिनाका। क्योंकि आप सभी को पता है कि पिनाका एक रॉकेट का नाम है, जबकि लॉगिन आप पे कोई ईमेल आईडी की जाती है, मॉडेम आपका होता है, पासवर्ड आपका टेक्नोलॉजी से संबंधित है। कैड का तात्पर्य क्या होता है। कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन या फिर इनमें से कोई नहीं। कुल मिला के आपसे पूछी गई है कैड की फुल फॉर्म या तात्पर्य। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। विद्या वाहिनी परियोजना निम्नलिखित में से किस पर बोल देती है, यानी यहाँ पर बोल नहीं है, यहाँ पर जोर देती है। तो कंप्यूटर शिक्षा पर, पर्यावरण शिक्षा पर, मूल्य शिक्षा पर, कौशल विकास पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर इसका होगा वो है ऑप्शन नंबर आपका 1, विद्या वाहिनी परियोजना कंप्यूटर शिक्षा पर आपकी जोर देती है। स्मार्ट कार्ड क्या है। माइक्रो प्रोसेसर कार्ड, स्पेशल पर्पज कार्ड, सॉफ्टवेयर हैंडलिंग के लिए प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट में डाटा स्टोरेज के लिए मेमोरी या इनमें से कोई नहीं। तो जो स्मार्ट कार्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कार्ड बोलते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। SIM यानी सिम का पूर्ण रूप क्या होता है। सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मशीन, सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल या इनमें से कोई नहीं। तो सिम का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया, ये होता है ऑप्शन नंबर 1, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त कैट स्कैन का अर्थ होता है कंप्यूटर एनालाइजिंग टेस्ट, कंप्यूटराइज एक्सेल टोपोग्राफी, कंप्यूटर एनालाइज टोमोग्राफी, कंप्यूटराइज एक्सेल टेस्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर जो आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर होते हैं कैट स्कैन का प्रयोग करते हैं। अब ये जो कैट होती है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनके गले में पड़ा होता है। तो ये चीज़ आपसे पूछी गई है कि यहाँ पर आपका कैट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका कंप्यूटराइज एक्सियल टोपोग्राफी, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2।
हाल ही में मोदी जी के द्वारा भारत फ्रांस राष्ट्रीय विमानन उत्कर्ण केंद्र की घोषणा की गई है। इसका निर्माण कहाँ किया जाएगा? गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, झांसी या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसका निर्माण आपका कानपुर शहर में किया जाएगा, जिसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संत कबीर राज्य पुरस्कार 2026 समारोह का आयोजन किस जिले में किया गया? लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संत कबीर राज्य पुरस्कार 2026 का जो समारोह था उसका आयोजन किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 1, राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। हाल ही में नीरज देवी को संत कबीर राज्य पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। उनका संबंध किस जिले से है? अलीगढ़, आगरा, हाथरस, नोएडा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नीरज देवी को हाल ही में कबीर पुरस्कार से प्रदान किया गया था, संबंधित किया गया था। देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे करंट अफेयर से संबंधित है, जो उत्तर प्रदेश स्पेशल का है, उसमें पूछा गया है कि जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, अलीगढ़ से संबंध रखती हैं नीरज देवी। फरवरी 2026 में नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो है नमो भारत कॉरिडोर का जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। अब ये जो प्रधानमंत्री जी मोदी के द्वारा किया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 2। उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर इकाई की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में रखी गई? गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, गोरखपुर, संत कबीर नगर या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर भारत में पहली सेमीकंडक्टर की इकाई की आधारशिला मोदी जी के द्वारा ये ग्रेटर नोएडा में रखी गई है और ग्रेटर नोएडा स्थित है आपके ऑप्शन नंबर 1 गौतम बुद्ध नगर में। ध्यान रखिएगा ग्रेटर नोएडा भी अगर ऑप्शन में आता है तो भी सही आंसर आपका होगा। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा डेटा सेंटर अथॉरिटी बनाने के लिए घोषणा की गई है। उन्होंने कितने करोड़ रुपए का राजस्व की घोषणा की है? कुल मिला के पूछा आपसे ये गया है कि एक डाटा सेंटर बनाना है उत्तर प्रदेश में, अथॉरिटी बनेगी। उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कितने करोड़ रुपये का घोषणा की गई है? 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, 100 करोड़। फरवरी 2026 में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा सिंगापुर की यात्रा की गई, इसके संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? इस यात्रा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार और सिंगापुर के मध्य 60,000 करोड़ रुपए का समझौता किया गया। उत्तर प्रदेश को लगभग 1 लाख करोड़ का निवेश प्राप्त होगा। ऐसी यात्रा उद्देश्य उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन करना है। इस यात्रा का उद्देश्य प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करना है। इनमें से कोई नहीं। देखिए हाल ही में फरवरी 2026 के महीने में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा सिंगापुर की यात्रा की गई, उसके संबंध में पूछा गया कि कौन सा कथन आपका गलत है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। अब कोई सही मतलब गलत क्यों नहीं है? देखिए यहाँ पर 60,000 करोड़ बिल्कुल ठीक है, 1,000 करोड़ बिल्कुल ठीक है, 1 ट्रिलियन बिल्कुल ठीक है और FDI प्राप्त करना ये भी ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। फरवरी 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जापान की यात्रा की गई, लगभग कितने करोड़ का निवेश प्राप्त होगा या समझौता किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा? तो देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कहाँ की यात्रा की गई है? जापान की। उसके लगभग कितने करोड़ का समझौता किया गया है? 10,000 करोड़, 11,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 11,000 करोड़। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा सुगम ई-रुपया वितरण पहल के प्रथम चरण को लॉन्च किया गया। प्रथम चरण अंतर्गत कौन से जिलों को चयनित किया गया? लखनऊ, अहमदाबाद, वाराणसी, अहमदाबाद, लखनऊ, गांधीनगर, प्रयागराज, अहमदाबाद या इनमें से कोई नहीं। एक एक करके इन चीज़ों को पढ़ेंगे। सुगम ई-रुपया पहल वितरण पहल के प्रथम चरण को लॉन्च किया गया है किनके द्वारा? अमित शाह जी के द्वारा। कहाँ पर लॉन्च किया गया है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा लखनऊ में इसे लॉन्च किया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर प्रथम चरण में कौन कौन से जिले इसमें मेंशन किए गए हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वाराणसी और आपका अहमदाबाद।
उत्तर प्रदेश का पहला मीडिया टावर निर्माण किस जिले में किया जाएगा? बरेली, हाथरस, मेरठ, लखीमपुर खीरी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका देखिए पहला मीडिया टावर की बात की जा रही है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बरेली में किया जाएगा। अब हम बात करते हैं ऐसा क्यों किया जाना है। तो यहाँ पर आपकी जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होंगी, ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होंगी उनको प्रदर्शित किया जाएगा और वहाँ पर जो आम लोग जनता होगी उसकी अवेयरनेस आपकी बढ़ाई जाएगी। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित कौन सा जिला होता है? एटा, गोरखपुर, इटावा, हमीरपुर या इनमें से कोई नहीं। अर्जुन नदी पर यह बना हुआ है, ध्यान रखना है। इससे सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाला जिला है आपका ऑप्शन नंबर 4 हमीरपुर। निम्नलिखित में से यमुना की सहायक नदी नहीं है? कैन, बेतवा, चंबल, कल्याणी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी आपकी यमुना की सहायक नदी नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका कल्याणी नदी, क्योंकि कैन, बेतवा, चंबल तो आपकी यमुना की हैं, जबकि जो कल्याणी है वो आपकी गोमती नदी की सहायक नदी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है? नहर, नलकूप, तालाब, कुआं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सिंचाई का जो साधन है वो है ऑप्शन नंबर 2 नलकूप। अब यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले आपका नलकूप आता है, क्योंकि यहाँ पे लगभग आपके 73 से लेकर 74% आपकी सिंचाई की जाती है इस माध्यम से। उसके बाद नंबर आता है आपके नहर का, उसके बाद आता है आपके तालाब का, और उसके बाद आता है आपके कुएं का, और उसके बाद आएगा आपका अन्य साधन। तो ये क्रम भी आपको लर्न करना है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला बांध, रिहंद बांध, बेजा बांध, रामगंगा बांध या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध आपका कौन सा है और किस नदी पर बना है। तो ऐसी चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना है। सबसे जो ऊंचा बांध है उत्तर प्रदेश का वो रामगंगा बांध है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी नदी पर बना होगा। तो रामगंगा नदी पर ये बना ही है ऑलरेडी। ऊंचाई अगर इसकी बात करते हैं तो 128 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ये चीज़ आपको लर्न करना ही करना है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका चढ़ के लिए प्रसिद्ध है? कैन, बेतवा, चंबल, गंडक या इनमें से कोई नहीं। अगर आपने थोड़ा सा भी डिटेल यूपी के बारे में पढ़ा है और यूपी की वीडियो स्पेशल देखी गई हैं, तो उसमें बताया गया है कि जो अवनालिका चढ़ के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो है ऑप्शन नंबर 3 चंबल नदी। अच्छा, यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप चीज़ें से बोल लेते हैं। आपका जो भी बच्चे होमगार्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें भी आपका क्या आना है, आपकी यूपी स्पेशल तो आनी है। अगर आपको यूपी स्पेशल डिटेल में पढ़ना है तो 1000+ क्वेश्चन की आपकी सीरीज़ अवेलेबल है चैनल पर, आप उसे जाकर देख सकते हैं। जनवरी से लेकर आपका 31 मार्च तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल है आपका यूपी स्पेशल का। जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 यानी कंप्लीट 2025 का अगर करंट अफेयर्स पढ़ना है यूपी स्पेशल सिंगल वीडियो में, तो वो भी आपका चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। होमगार्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, आपका ध्यान रखना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। परिच्चा बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा, कैन, टोन, सोन या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि जो आपका परिच्चा बांध है वो कौन सी नदी पर आपका स्थित है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है उत्तर प्रदेश स्पेशल में, चाहे वह पीसीएस का क्वेश्चन पेपर हो चाहे वो किसी का भी हो। परिच्चा बांध परियोजना पूछी गई है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये बेतवा नदी पर आपका बना हुआ है। और बना कहाँ पर है, जिला भी याद कर लीजिएगा, झांसी में है। ये कहाँ पर है? झांसी में आपका बना हुआ है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1।
निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। राजघाट, यमुना, रानी लक्ष्मीबाई बांध, बेतवा, रिहंद बांध रिहंद नदी पर, माता टीला बांध बेतवा नदी पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपका जो मैचिंग है वो कौन सी सम्मिलित आपकी नहीं है। क्वेश्चन आपका कई बार यहाँ से पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। एक एक करके हम यहाँ पे बात करते हैं प्रॉपर तरीके से कि इसमें कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, ये जो आपका राजघाट बांध दे रखा है वो जमुना नदी पर बना है, तो ये बिल्कुल सही है। जमुना नदी कहिए या फिर यमुना नदी कहिए, एक ही बात होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो आपका राजघाट बांध है वो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर बना है। देखिए, आपका आंसर ही मिल गया पहली बार में ही, क्योंकि ये आपका बेतवा नदी पर बना हुआ है। तो सही आंसर ऑलरेडी मिल चुका है, तो हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गंडक, सरयू, राप्ती, घाघरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है कि गोरखपुर कौन सी नदी के तट पर स्थित है। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, राप्ती नदी के किनारे पर ये आपका बसा हुआ है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन से राज्य में होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में। लगभग आपकी 73 से लेकर 74% तक सिंचाई नलकूपों से होती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस शहर से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? आगरा, प्रयागराज, कानपुर, उन्नाव, या इनमें से कोई नहीं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के पूछी गई है कि कौन सी रेखा है, कौन से शहर से गुजरती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रयागराज। प्रयागराज में भी एक जगह है जिसका नाम है आपका नैनी, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आपका पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया? 10, 11, 12, 13, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना है कि कितने जिलों को काटकर आपका उत्तराखंड का निर्माण किया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 13 जिलों को काटकर। कब किया गया इसका निर्माण? तो 2000 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था, 13 जिलों को काटकर। ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। वर्तमान में इसकी राजधानी क्या है? तो वर्तमान में इसकी राजधानी है देहरादून। ये चीज़ें आपको याद रखना है। और क्या है ये? उत्तराखंड। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार आज के हमारे 80 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपका समय पर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इससे पहले भी हमारी 5 वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। अब जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि होमगार्ड का जो एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी डेट आ चुकी है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड आप कर सकते हैं जाके साइट से। और उसके लिए जो आपको 1 रात का जो समय मिला है या 2 रात का जो समय मिला है, उसमें आपके लिए पढ़ना है उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश अगर स्पेशल पढ़नी है तो ऑलरेडी हमारे चैनल पर 1000+ क्वेश्चंस की सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है यूपी स्पेशल की, प्लस 2025 के करंट अफेयर्स पूरी जो आपकी कंप्लीट ईयर है उसे कवर किया गया है। इसके साथ साथ आपके अगर 2026 के जो 3 महीने निकल चुके हैं जनवरी से लेकर मार्च तक के, उसमें भी आपका यूपी का करंट अफेयर्स अवेलेबल है। चैनल पर जाकर उन वीडियोस को आप देख लीजिएगा, जिससे कि क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी ना छूटे। होमगार्ड का एग्ज़ाम है, उत्तर प्रदेश स्पेशल आना ही आना है, चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।